Hello friends, how are you? Myself Deepak Gondalia. I am welcoming you to the channel of Daya Patel से Learning Zone. Friends, आज जो चैप्टर लीनियर मोशन है अदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। In this chapter, we will study about the motion and as well as the topic of the mechanics. We are starting the branch of physics of mechanics. So first of all, we have to denote that what is the mechanics. Mechanics क्या है वो हमको जानना पड़ेगा. Friends, mechanics is the branch of physics in which we deals with only the motion of object. यानी कि फिजिक्स की एक ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स और इस ब्रांच के अंदर वी आर ओनली स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर इज अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक्स। देयर इज अ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ मैकेनिक्स के दो पार्ट बन रहे हैं, एक तो काइनेमेटिक्स है और दूसरा है डायनेमिक। काइनेमेटिक के अंदर सिंपल इतनी ही चीज है कि ओनली वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट वरिंग अबाउट इज कॉजेस। मतलब कि सिर्फ हमको मोशन की ही बात करनी है, वहां पे मोशन के कॉज क्या है उसके साथ हमको कुछ लेना देना नहीं है। मान लो कि मोशन हो रही है, क्यों हो रहे है, कोई भी लेना देना नहीं है, इस चीज से हम परे है, उस पर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। दैट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। याद रखना है कि इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी आर ओनली स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट इट्स कॉजेस। मतलब उसके कॉजेस की चिंता करे बगैर ही सिर्फ हम क्या बात करें मोशन की, दैट इज द काइनेमेटिक्स। सेकंड पार्ट इज द डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर हमको सिंपल इतना समझना है, इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट as well as we have to वरी अबाउट इट्स कॉजेज। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन कैसे हो रही है उसको कॉजेज की भी हमको जरूरत पड़ेगी, और एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपको एक चीज याद रखनी है कि जब हम डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो डायनेमिक्स के अंदर सिंपल सी चीज है कि मोशन तो करनी है, वो तो होती है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी तो हम स्टडी करते हैं क्योंकि मैकेनिक्स ने बोला है मोशन की स्टडी करना ही मैकेनिक्स है। ओके चलो वो हो गया। सेकेंड थिंग है कि मोशन क्यों हुई, कॉजेज क्या, क्यों राइट साइड ही गया, क्यों लेफ्ट साइड नहीं गया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा, फ्लूइड है, लिक्विड है, फ्लूइड है, सॉलिड है या गैसियस फॉर्म है, वो भी हमको डिफाइन करना है कि ये मोशन होती है तो किस कंडीशन में, यही चीज में ऐसी मोशन होती है, फ्लूइड में मोशन क्यों ऐसी होती, सॉलिड के अंदर मोशन क्यों ऐसी होती। तो हर एक जगह पे मोशन क्यों होती है और कैसे होती है वो सभी चीज हमको जानना पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक्स। Clear? In this chapter we are just study about the kinematics. In the kinematics we don't have to relate with the causes के साथ कुछ लेना दिया नहीं। चैप्टर के अंदर सिर्फ मोशन की ही बात करेंगे, कैसे हुई, क्यों हुई, कितना फोर्स लगा, कितना प्रेशर लगा, वो चीज हमको आगे पढ़नी है, इस चैप्टर में नहीं आएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो मोशन के अंदर पहले समझते हैं व्हाट इज द मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास है इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, मतलब कि इफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस विद द टाइम, मतलब टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड द मोशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time is called motion। उसको आप क्या डिफाइन करेंगे, मोशन। क्लियर? ओके तो ये मोशन की डेफिनेशन मिल गई। मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और थोड़ा आगे आ गया तो टाइम भी चेंज हुआ और मेरी कंडीशन भी चेंज हुई। इन दैट केस वी कैन से दैट आई डिड अ मोशन। मैंने क्या डिफाइन किया, मैंने मोशन डिफाइन की, ये हम डिफाइन कर सकते हैं।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। मोशन का मतलब सिंपल सी चीज है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करना। ओके, तो देयर इज अ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। मोशन के तीन टाइप है। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट ही जा रहा है। मान लो कि एक्स डायरेक्शन में इसे जा सकता है, वाई डायरेक्शन में ऊपर जा सकता है और जेड डायरेक्शन में आपके पास आ सकता है। तो ऐसी जो मोशन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट एक्स और वाई में दोनों में जा रहा है तो इसे ऊपर जाएगा एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई में इसे ऊपर जाएगा। तो दैट इज द मोशन इन टू डायमेंशन। अगर ऑब्जेक्ट तीनों तीन डायमेंशन में जा रहा है, पहले ऐसे सीधा स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट, देन आफ्टर ऐसे ऊपर आ रहा है। पहले देखो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, देन आफ्टर ऐसे आपके पास ऐसे ऊपर आ रहा है नीचे से। तो दैट इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर थ्री पार्ट है। वन डी, वन डी मतलब वन डायमेंशन, टू डी मतलब टू डायमेंशन, एंड थ्री डी मीन्स थ्री डायमेंशन। There is a three different part in the straight line motion. The first one is the one dimension motion, second one is the two dimension motion, and third one is the three dimension motion. Friends, यहाँ पे आपको इस चैप्टर के अंदर वन डायमेंशन में भी मोशन है, टू डायमेंशन भी है, नेक्स्ट चैप्टर में टू डायमेंशन में, और आगे थ्री डायमेंशन में भी मोशन होती है। तो हम फर्दर इस चैप्टर में वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर टू एंड थ्री डायमेंशन के बारे में डिफाइन करेंगे। Then after second part of the motion, that is the rotational motion. तो रोटेशनल मोशन के अंदर बच्चों क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स एक्सिस के साथ, फिक्स एक्सिस जो होती है उसके साथ में रोटेट करे। जैसे कि मान लो फैन है, फैन अपनी पर्टिकुलर एक्स है, एक्स के साथ में वो सर्कुलर मोशन डिफाइन करा है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। जैसे सन है, तो सन को एक सेंटर मान लो, सन को एक सेंटर मान लो और उसके अराउंड जितने भी प्लेनेट है वो सर्कुलर मोशन डिफाइन करे। सन को आप सेंटर में डिफाइन कर लो और उसके आसपास जितने भी प्लेनेट है वो प्लेनेट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन डिफाइन करें। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको भी आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन। क्लॉक है, क्लॉक, क्लॉक के सेंटर के अंदर जो भी नीडल होती है वो टाई होती है। जितने भी तीन नीडल्स होते हैं, आर नीडल होती है, मिनट नीडल होती है और सेकंड नीडल होती है, लेकिन वो तीनों तीन नीडल एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, घूमे जा रही है। तो दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ रोटेशनल मोशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज द वाइब्रेशनल मोशन। और उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी डिफाइन कर सकते हैं। वाइब्रेशनल मोशन आइदर इट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब सिंपल सी यही है कि कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे। जैसे कि स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर आपको पता है कि मास है, तो ड्यू टू द मास स्प्रिंग विल बी लोडेड टू डाउनवर्ड, नीचे आएगी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी। दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। आपको पता है कि स्विंग के अंदर बैठे हो तो स्विंग ऐसे झूला जो है, झूला ऐसे झूल रहा है, तो वो भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। उसको भी आप वाइब्रेशनल मोशन डिफाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग को आप फिक्स बेस के साथ टाई कर दो, मान लो कि फिक्स बेस है उसके साथ में स्ट्रिंग टाई कर दो और उसको मैं ऐसे थोड़ा जर्क दे दूं, तो ये जर्क दे दूं तो क्या होगी, तो जर्क देने से वो भी ऑसिलेटरी मोशन डिफाइन करेगी। तो हर एक कंडीशन के अंदर आप पता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मोशन मिल रही है। आपने डेली बेसिस पे तीन मोशन का कहीं ना कहीं तो यूज देखा ही होगा। जनरली हर एक मोशन आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। तो यहाँ पे इसके बारे में हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और देन हम थियोरेटिकल पोर्शन से निकल कर एग्जांपल पे डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक जो है आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर इट इज कॉल्ड द रेफरेंस फ्रेम। तो जनरली डेफिनेशन सिंपल सी है कि इन इफ एनी ऑब्जर्वर take his observation, if any observation take his observation from any place and any situation, पर्टिकुलर कोई भी प्लेस है और कोई सिचुएशन है वहां से अपना ऑब्जर्वेशन निकालता है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डेफिनेशन लिख देते हैं, एनी ऑब्जर्वर टेक्स his observation from any place and any situation
that is called फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपको सिंपल सी चीज पता चल गई कि डेफिनेशन तो क्या है कि मान लो कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे आसपास में बहुत सारी चीज है, जैसे कि टेबल है, एक चेयर है, तो वो स्टेडी है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने डिफाइन की, तो इज कंपेयर टू दिस रूम, यहाँ पे मेरी जो रूम है उसके कंपैरिजन के अंदर ही मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया। आसपास जितनी भी चीज पड़ी हुई है, तो वो चीज से लेके हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो दैट इज द स्टेडी मोशन। बट वही चीज जो है पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, सपोज मान लो कि एक अच्छा सा बढ़िया सा एग्जांपल डिफाइन करते हैं कि सपोज आप मान लो कि ट्रेन के अंदर मोशन कर रहे हैं, ट्रेन समझ लो या बस ले लो, तो बस समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर एक बंदा यहाँ पे बैठा है और उसके सामने दूसरा बंदा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के नियर बाय, तो एक बंदा और दूसरा बंदा एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो अपने आप में दोनों क्या हो गए, स्टेडी हो गए। जैसे आप ट्रेन के अंदर बैठो, आपके सामने की सीट में कोई बंदा बैठा है, तो आप जब उसको ऑब्जर्व करो तो आपको स्टेडी लगेगा। लेकिन थर्ड पर्सन जो ट्रेन के बाहर है, मान लो कि कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे ट्रेन के बाहर है, तो वो दोनों दोनों को ऑब्जर्व करेगा, इसको भी ऑब्जर्व करेगा और उसको भी, तो देट आर इन द मोशन, उसको ऐसा फील होगा कि दोनों मोशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हो, मतलब जब ऑब्जर्वेशन करते हो तो उसकी जो प्लेस है, उसकी सिचुएशन है, वो आप बदल देते हो, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे हो मोशन में चला जाएगा और मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। तो आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि कोई भी मोशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। आप खुद को कभी ऐसा फील किया कि रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे? आपको पता है कि अपनी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, वो क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, तो मतलब यही कि आपको अपने साथ खुद को भी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि आप रोटेशनल मोशन फील करें, आपके साथ में जितने भी लोग हैं वो भी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करें, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे है और हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अर्थ है, तो यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, तो हर एक की सिचुएशन सेम होगी, यानी कि वहां पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं मिलती, यहाँ पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं मिलती है ना। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं मिलती तो मतलब जो ऑब्जेक्ट स्टेडी है वो तो स्टेडी ही रहेगा, और मोशन में है तो ऑब्जेक्ट कंपलसरी मोशन में ही रहेगा। ये चीज ध्यान में रखना। सेकेंड चीज, सपोज मान लो कि आप आउट ऑफ अर्थ जा रहे हो, मतलब कि कोई पर्टिकुलर स्पेस से आप अर्थ का ऑब्जर्वेशन निकाले, स्पेस के अंदर से आप अर्थ का ऑब्जर्वेशन निकाले, तो इन दैट केस आप देख सकते हो कि आप जो है क्या कर रहे हो कि अंदर जितने भी लोग हैं वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे, वो आप देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको आउट ऑफ अर्थ जाना पड़ेगा, यानी कि उसकी सरफेस को छोड़ के स्पेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल सी यही चीज है कि अगर आप किसी भी चीज को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इस हर एक केस के अंदर ऑब्जेक्ट की मोशन डिफरेंट होती है। एक के लिए स्टेडी होता है तो दूसरे के लिए वो मोशन में होगा, जिसके लिए स्टेडी है वो दूसरे के लिए मोशन में होता है, और तीसरे के लिए वो दोनों एक्सेलरेशन मोशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहली चीज, कोई भी चीज को जब मोशन की बात करो तो फर्स्ट वी हैव टू इंडिकेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या इंडिकेट करना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ही इजी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंडिकेट करना। पर्टिकुलर 3 डिफरेंट एक्सिस हमारे पास है, परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड। कितनी एक्सिस है? 3, एक्स वाई एंड जेड। तो तीनों 3 एक्सिस को हम क्या करेंगे? इंटरसेक्ट कर दो, 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करिए, और एक हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट होता है, एक्स वाई जेड। 3 एक्सिस को हमने डिफाइन कर दिया, और जो यहाँ पे ओरिजिन मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। और कोई भी पार्टिकल की पोजीशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वाई की पोजीशन है, यहाँ पे एक्स की पोजीशन है, और यहाँ पे जेड की पोजीशन है। ओके,
तो कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन इंडिकेट करना है तो इन 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड, और टू अवर कन्वीनियंस वी आर मेजरिंग दिस ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जितने भी डिस्टेंस है हम ओरिजिन से ही मेजर करेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे ले लो, आपकी इच्छा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ पे लेना है तो अर्थ पे लो, ट्रेन में लेना है तो ट्रेन में, आपकी चॉइस है आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे डिफाइन करना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो जल्दी से ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक है जल्दी से रिवाइज कर दो वीडियो को पॉज करके। तो फ्रेंड्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने जल्दी से रिवाइज कर दिया। इसके अंदर एक पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास 3 डायमेंशन तो है ऑलरेडी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 3 डिफरेंट तो है, लेकिन एक फोर्थ कोऑर्डिनेट टाइम को ऐड करना पड़ेगा, और टाइम को डिफाइन करने के लिए हम क्लॉक को ऐड करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर फोर्थ जो कोऑर्डिनेट है दैट इज द क्लॉक, बिकॉज वी हैव टू डिफाइन द टाइम, क्योंकि हर एक टाइम पे ऑब्जेक्ट की मोशन डिफरेंट होती है, और डिफरेंट मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको टाइम चाहिए, और टाइम समझने के लिए हमारे पास क्लॉक होनी जरूरी है। तो हमने क्या कर दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर फोर्थ जो कोऑर्डिनेट होता है वो टाइम का कोऑर्डिनेट यानी कि क्लॉक को हमने ऐड किया। बस सिंपल सी चीज है, समझने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल, डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल। अभी आप बोलेंगे पार्टिकल तो सबको पता है कि द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द पार्टिकल, लेकिन फ्रेंड्स फिजिक्स के अंदर इसकी स्पेसिफाइड डेफिनेशन है, उसको ही हम फॉलो करेंगे। और उसके रीजन क्या है कि पार्टिकल की डेफिनेशन ऐसी लेनी है, तो उसके बिहाफ में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कुछ है, अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट having a mass is called particle, is called particle। तो सिंपल सी चीज फ्रेंड्स की कोई पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, उसको आप पार्टिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेटरली हम यहाँ पे डिफाइन कर ले कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट जो है, तो उसको आप समझ में आया कि 10th स्टैंडर्ड की बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट पॉइंट लाइक दैट डजंट हैव एनी डायमेंशन और एनी मास, मतलब कि जिसकी डायमेंशन पॉइंट यानी कि आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा पॉइंट है, तो उस कंडीशन पे पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट के पास ना तो मास होगा और ना तो डायमेंशन होगा। तो क्या ये डेफिनेशन गलत हो सकती है? मैंने बताया कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास, मास होना चाहिए तभी उसको हम पार्टिकल बोल सकते हैं। तो मैथ्स ऐसा बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास नहीं होता है मास। तो आप बोलेंगे सर ये डेफिनेशन गलत है, नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स फिजिक्स के अंदर डिफाइन किया है कि इन सर्टन केस वी कैन डिफाइन द पार्टिकल। अलग अलग केस है, उस केस के अंदर ही पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप डिफाइन कर दो, टू डिफाइन पार्टिकल there is two situation, और टू डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हमको क्या अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन की बात करेंगे, सपोज मान लो कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इट इज फार मोर, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा है, एंड द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल, उस कंपैरिजन में डिस्टेंस डिस्टेंस के कंपैरिजन में डायमेंशन स्मॉल है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मान लो कि आप सन और अर्थ की बात कर रहे हो, तो सन का भी मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का भी मास अपने आप में भी सन से कम है, लेकिन खुद से अपने से तो बहुत ज्यादा ही है। मतलब अर्थ के पास भी मास है, सन के पास भी मास, बट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टू मच, मतलब कि करोड़ों किलोमीटर है। यहाँ के जो डिस्टेंस है किलोमीटर के अंदर डिफाइन करो तो करोड़ों किलोमीटर जितना डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस कंडीशन के अंदर सन और अर्थ को आप छोटे से पार्टिकल डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, in comparison of distance to dimension, if distance between two object, distance between two object is too more and dimensions are too small,
then object is said to be then object is said to be पार्टिकल। ऑब्जेक्ट को आप पार्टिकल से डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो इस सन को और अर्थ को आप क्या डिफाइन कर सकते हो? पार्टिकल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सन एंड अर्थ बोथ आर टेकन एज पार्टिकल because distance between them is too greater। ये फर्स्ट जो फंडामेंटल पॉइंट है वो आपको अंडरस्टैंड करना है, ध्यान में रखना है। ओके, दूसरी चीज क्या है? तो सेकंड पार्ट में आपको डिफाइन करना है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट डूइंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ सिंगल पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहा है और एक ही पाथ के अंदर मोशन कर रहा है। ओके, तो एक ही पाथ के अंदर मोशन कर रहा है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ऑल एटम्स अदरवाइज ऑल जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो पहले तो डेफिनेशन लिखते बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन in one direction, then all atoms of object covers equal distance in equal time is called equal distance in equal time is called particle। चलो, जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं। सपोज मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड ही जा रहा है, बैकवर्ड नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड ही जा रहा है, बैकवर्ड कभी भी नहीं आ रहा है। तो कौन सी चीज आपको याद रखनी है? तो देखो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस पार्टिकल ने गिवन टी टाइम है, टाइम जो है टी है, उसके अंदर यहाँ पे डी डिस्टेंस कवर किया। सेंटर का पार्टिकल है, यहाँ पे भी वो मूव करके सेंटर पे ही रहेगा, तो इस पार्टिकल में भी डिस्टेंस डी मूव किया है। और यहाँ पे कॉर्नर में थर्ड पार्टिकल डिफाइन करते हैं और वो भी पार्टिकल कॉर्नर में रहेगा, उसने भी डी डिस्टेंस मूव किया। तो हर एक पार्टिकल जो मतलब कि हर एक एटम है डी डिस्टेंस कवर कर रहा है टी टाइम के अंदर, तो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मोशन ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए ही पॉसिबल है, रोटेशनल मोशन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, रोटेशनल मोशन के लिए क्या होता है, मान लो कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट पे हिंज कर दिया, हिंज करना मतलब कि लटका दिया, और वहां पे क्या हो रहा है कि वो एक्सिस के साथ नीचे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो उसका डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, इस डायग्राम में। तो देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है वो नीचे आ गया, यहाँ पे पॉइंट है वो नीचे यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया d1, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है उसने डिस्टेंस कवर किया है d2, और ये जो लास्ट पॉइंट है उसने डिस्टेंस किया है dn। तो आप देखो हर एक की आर्क देखो डिफरेंट मिल रही है, हर एक की आर्क क्या मिल रही है? डिफरेंट। तो आर्क डिफरेंट है तो दे डज नॉट कवर, जो पार्टिकल है दे डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यहाँ पे सेम डिस्टेंस कवर नहीं होता, डिफरेंट डिस्टेंस होता है। तो इन दैट केस इफ ऑब्जेक्ट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन, इट इज नॉट साइड टू बी अ पार्टिकल, उसको आप पार्टिकल डिफाइन नहीं कर सकते हो। याद रखना है कि पार्टिकल मोस्टली स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर ही डिफाइन कर सकते, कभी भी सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड्स, जल्दी से रिवाइज कर दो।